हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मशीन डिज़ाइन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो मशीन डिज़ाइन की क्लास भी आज से आपकी स्टार्ट हो गई है। इससे पहले मैंने आपकी जो थ्योरी ऑफ मशीन्स की क्लास पहले से ही स्टार्ट कर दी है, जहां पर आपको 2 वीडियो सेशन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अभी तक आपने थ्योरी ऑफ मशीन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहां पर आपका चैप्टर फर्स्ट में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपका लिंक क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या होते हैं, लिंक के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मैकेनिज़्म के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, तो काफ़ी टॉपिक्स को हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी ऑफ मशीन्स की आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स बात करेंगे मशीन डिज़ाइन में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो यहाँ से आपका एक 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन फिक्स रहता है चैप्टर 1 से। तो जो आपका फ्रेंड्स ये आपका मशीन डिज़ाइन है, इसको हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको एकदम 101% देने की कोशिश करूंगा। बस आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आया करें और अपने सभी दोस्तों को आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तभी आपकी ये अगली क्लास मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्लास लाने में मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट्स ऐड करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं यहाँ पर जो आपका मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट है, इसको मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपका जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल होता है या नहीं होता। तो मशीन डिज़ाइन आप और आपका जो है थ्योरी ऑफ मशीन, ये दोनों सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल बेस ही होते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, डेरिवेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन में। तो चलिए आज हम का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मशीन डिज़ाइन में देखते हैं कि डिज़ाइन हमारी होती क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, चाहे तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ कि डिज़ाइन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी डिज़ाइन होती है वो किसी वस्तु या निकाय को बनाने के लिए योजनाओं या मान्यताओं का निर्माण होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए इन लाइनों का, कि इन लाइनों का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तब ही हम वहाँ पर उस चीज़ को बनाते हैं। तो डिज़ाइन भी वही आपकी सेम प्रोसेस होती है। जैसे कि डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस प्रकार की डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो वही आपकी यहाँ पर लाइनें लिखी गई हैं कि जो डिज़ाइन होती है किसी वस्तु या निकाय को बनाने के लिए योजनाओं या मान्यताओं का निर्माण होती है। जैसा कि हमें किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी है तो सबसे पहले हमें उसकी डिज़ाइनिंग किस प्रकार करनी है, किस तरह से हम उसमें न्यू डिज़ाइन बना सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करनी होती है, तभी हम किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन देख लें यहाँ पर कि डिज़ाइन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ प्लेन और कन्वेंशन फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। यानी कि डिज़ाइन जो है किसी वस्तु या निकाय को बनाने के लिए योजनाओं या मान्यताओं का निर्माण होती है। आगे भी यहाँ पर लिखा गया है कि डिज़ाइन का तात्पर्य होता है, यानी कि डिज़ाइन का मीनिंग होता है ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि हो। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें जो किसी भी चीज़ की हम डिज़ाइन करते हैं वो क्या हो कि मनुष्य के आवश्यकता के अनुरूप हो। अब ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार की डिज़ाइन कर दें और उसका कोई भी यूजेस ना हो, तो वो आपकी डिज़ाइन नहीं कहलाती है। डिज़ाइन हम उसे कहेंगे जिसके बनाने से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं या किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकें, वो हमारा डिज़ाइन कहलाती है। तो इसको इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की, डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर अ सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड। यानी कि ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिससे मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, उसको संतुष्टि मिलती हो, वो आपकी
डिज़ाइन कहलाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा गया है कि जो डिज़ाइन का स्टार्टिंग होती है, जो डिज़ाइन का आरंभ होता है, वो आवश्यकता को पहचानने के साथ होता है। यानी कि हमें किस प्रकार की डिज़ाइन की आवश्यकता, हमें किस प्रोडक्ट की किस शेप एंड साइज़ की आवश्यकता है, वो वहाँ पर डिज़ाइन का आरंभ होता है आवश्यकता को पहचानने से। जैसे मान लीजिए हमें कि कोई भी जॉब बनाना है, अब जॉब को क्या वहाँ पर तिरछा बनाना है या स्क्वायर साइज में बनाना है, इसकी प्लानिंग हमें पहले से ही करनी होती है। तो वही आपकी ये लाइन कहती है कि जो डिज़ाइन का आरंभ है वो आवश्यकता को पहचानने के साथ ही होता है तथा आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुराने वस्तुओं को नए क्रम में रखने की व्यवस्था होती है। तो डिज़ाइन का मतलब क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी डिज़ाइन होती है इसकी जो स्टार्टिंग होती है आवश्यकता को पहचानने से होती है। यानी कि हमें किस प्रकार की किस तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता है, किस प्रकार के उसका शेप एंड साइज़ रखना है, यहाँ से हमारी डिज़ाइन की स्टार्टिंग होती है। और क्या है कि जो हमारी नीडेड होती हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है, उसको पूर्ति करें तथा नए क्रम में रखने की व्यवस्था। यानी कि इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि डिज़ाइन मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और अरेंज एग्जिस्टिंग थिंग इन अ न्यू ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिकॉग्नाइज्ड नीड ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो हमारी डिज़ाइन होती है वो क्या करे कि जो सोसाइटी की मांग हो, यानी कि जो समाज की मांग है, उसकी आवश्यकता को पूरी करें और जो है नए क्रम में उसको रखने की जो व्यवस्था है वो आपकी डिज़ाइन कहलाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन हमने पढ़ लिया। अब आते हैं मशीन डिज़ाइन क्या होती है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपकी मशीन डिज़ाइन होती है और जो आपकी मैकेनिकल डिज़ाइन होती है वो दोनों सेम ही होती हैं। जैसे आपकी मशीन डिज़ाइन मैकेनिकल डिज़ाइन का ही प्रोसेस होती है, चाहे आप उसको मशीन डिज़ाइन बोले या मैकेनिकल डिज़ाइन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसीलिए आपका है जो मशीन होती है, मशीन डिज़ाइन और मैकेनिकल डिज़ाइन होती है, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग होता है एक दूसरे के लिए ही करते हैं। क्योंकि आपका जो मशीन डिज़ाइन होती है और जो आपकी मैकेनिकल डिज़ाइन होती है दोनों एक ही होती हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इसको लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक मशीन जो है किसी भी कार्य को भली भांति संपादित करने के लिए बनाए गए मैकेनिज्म का समूह होती है। अब मशीन क्या होती है मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है और जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी का प्रयोग करके उससे जो है उपयोगी कार्य करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट आपका है कि एक मशीन में विभिन्न प्रकार के बलों एवं ऊर्जाओं को ट्रांसमिट किया जाता है। ये तो आपको पता होगा, यदि आपने थ्योरी ऑफ मशीन की वीडियोस देख रखी हैं तो वहाँ पर मैंने इसको विथ डिटेल के साथ क्लियर कर रखा है। और जो आपके फ्रेंड्स फोर्स होते हैं, जो आपके मोशन होते हैं, उसी के कारण ही हमारा क्या है मशीन में गति उत्पन्न होती है और लास्ट में हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसके यहाँ पर लिखा है, इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसका पूरा आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे अब ज़्यादा इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं मशीन क्या होती है उसको मैंने आपको थ्योरी ऑफ मशीन के वीडियो सेशन में अच्छे से समझा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो आप वीडियो प्लीज़ जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में फ्रेंड्स आपकी जो डिज़ाइन होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है कि मशीन डिज़ाइन क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन क्या होती हैं, इनका उल्लेख करिए। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपका लक अच्छा हुआ तो आपके सेमेस्टर में इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स इसकी ट्रिक भी याद रखनी है। ये ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप एक बार पढ़ लोगे तो आप इसको तो भूलने वाले नहीं। तो सबसे पहले आपकी जो डिज़ाइन होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है, जिसको हम फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए अनुकूली डिज़ाइन। दूसरी आपकी होती है डेवलपमेंट डिज़ाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकास अभिकल्पन। और तीसरी होती है नवीन डिज़ाइन, जिसको हम इंग्लिश में न्यू डिज़ाइन बोलते हैं। अब इन तीनों को याद करने की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आप इससे याद करोगे तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हो, चाहे आप इसको NDA
के तरीके से याद कर सकते हो, या इसी की दूसरी टिक है, आप इसको DNA के नाम से भी याद कर सकते हो। यदि आप DNA के नाम से याद करते हैं तो पहले आपकी डेवलपमेंट डिज़ाइन आती है, N फॉर आपका न्यू डिज़ाइन होता है, A फॉर आपका एडेप्टिव डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट यदि आप NDA वाले से याद करना चाहते हो तो N आपका न्यू डिज़ाइन, D आपका डेवलपमेंट डिज़ाइन एंड A आपका एडेप्टिव डिज़ाइन। तो यदि आप इससे याद करते हो तो ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन तो आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हैं। ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपका फ्रेंड्स SSC JEE में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन कितने प्रकार की होती हैं, या आपको इसी तरह नाम दे देगा कि निम्न में से कौन सी जो है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा टाइप्स ऑफ डिज़ाइन का प्रकार नहीं है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो हमारी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होती है उसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक होती है, DNA याद करें या आप इसको NDA याद कर लें। चलिए अब इसके बारे में ये समझा देता हूँ। बाकी तो यहाँ पर आपका लिखा है, इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी तो आप इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप इसको समझ लेते हैं तो इसको आपको बार बार लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका फ्रेंड्स आता है एडेप्टिव डिज़ाइन, जिसको हम हिंदी में अनुकूली डिज़ाइन बोलते हैं। अब चलिए एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होती है, इसमें किस प्रकार वर्क किया जाता है, पूरा मैं आपको विथ डिटेल के माध्यम से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग इसको अच्छे से समझ लेना। चलिए इसको समझ लेते हैं कि आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती क्या है। सबसे पहले इन लाइनों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ और आपको 100% समझ में ज़रूर आएगा। तो पहले इसकी लाइन पढ़ लेते हैं क्या कहती है, फिर इन्हीं लाइन्स का मैं मतलब आपको बताता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है, इस पद्धति में पहले से उपलब्ध डिज़ाइनों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें साधारण अभिकल्पन ज्ञान वाला जो डिज़ाइनर होता है वो किसी विशेष अभिकल्पन योग्यता का प्रयोग किए पुराने डिज़ाइनों को कुछ परिवर्तन या सुधारों के साथ अपना लेता है। तो सबसे पहले इन लाइनों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है वो क्या होती है कि इसमें से जो पहले से हमारे पास पुरानी जो डिज़ाइन होती है, जो हमारे पास पुरानी उपलब्ध डिज़ाइन होती है, उसी को हम यहाँ पर उसका डेवलपमेंट करके उसका नवीनीकरण किया जाता है। तो चलिए अब इसको अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं कि हमारा एडेप्टिव डिज़ाइन होता क्या है। तो एडेप्टिव डिज़ाइन जो आपका फ्रेंड्स होता है, इसमें क्या है कि जो हमारे पास पहले से पुरानी डिज़ाइन अवेलेबल होती हैं उन्हीं को यहाँ पर मॉडिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन कहती है कि इस पद्धति में पहले से उपलब्ध डिज़ाइनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि जो हमारे पास पुरानी डिज़ाइन होती हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसमें नई नई तकनीकों के माध्यम से हम उस डिज़ाइन को सुधारते हैं और उपयोग कर लेते हैं। बस यही आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है। तो एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होती है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स हमारी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है, इसमें जो है पहले से उपलब्ध जो हमारे पास डिज़ाइन होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इसमें साधारण अभिकल्पन, यानी कि एडेप्टिव डिज़ाइन में यदि डिज़ाइनर को डिज़ाइन के बारे में कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उस थोड़े से ज्ञान का उपयोग करके वह पुरानी डिज़ाइन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेता है और सुधार कर लेता है। बस यही आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होती है कि एडेप्टिव डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो पहले से उपलब्ध डिज़ाइन होती है इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के साथ क्या होता है कि जो हमारा डिज़ाइनर होगा, यदि डिज़ाइनर को कम डिज़ाइन का ज्ञान है तो वो भी थोड़े से ही डिज़ाइन का उपयोग करके पुराने डिज़ाइन में को मॉडिफाइड करेगा, उसमें सुधार करेगा, और सुधार करने के साथ ही अपना वो काम कर लेगा। तो वो आपका एडेप्टिव डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। अब एडेप्टिव डिज़ाइन में फिर आगे लिखा गया है कि इस प्रकार की अभिकल्पन, यानी कि इस प्रकार की डिज़ाइन प्रक्रिया में कम समय लगता है और ये सस्ती होती है। कम समय क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारे पास डिज़ाइन जो है वो पहले से ही उपलब्ध रहती है, उसी में क्या है, उसी को हम थोड़ा सा डेवलपमेंट तरीके से बना लेते हैं, और सस्ता भी होता है क्योंकि हमारे पास जब डिज़ाइन पहले से ही अवेलेबल होगी तो वहाँ पर हमारा खर्च भी कम लगेगा।
तो वही ये लाइन यहाँ पर आपकी कहती है कि इस प्रकार की अभिकल्पन प्रक्रिया कम समय लेने वाली होती है और सस्ती होती है। तो ये आपका फ्रेंड्स एडेप्टिव डिज़ाइन था कि एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होती है, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको यदि नहीं समझ में आ रहा। तो जो फ्रेंड्स आपकी एडेप्टिव डिज़ाइन होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पहले से पुरानी जो डिज़ाइन होती है उसको हम इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसमें जो डिज़ाइनर होता है यदि डिज़ाइनर को डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो उस थोड़े से ज्ञान का प्रयोग करके वो उस डिज़ाइन में सुधार कर लेता है और वो अपना वहाँ पर वर्क कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर है कि इस प्रकार की यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है वो कम समय लेने वाली होती है, सस्ती होती है। अब कम समय क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पहले से ही डिज़ाइन उपलब्ध रहती है, उसी को मॉडिफाइड करना होता है, तो वहाँ पर टाइम भी कम लगेगा और आपका खर्च भी कम होगा। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। तो डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या है, नाम से ही आपका यहाँ पर क्लियर है, विकास अभिकल्पन, यानी कि आपका फ्रेंड्स डेवलपमेंट डिज़ाइन होगा। इसमें क्या है, इसको फिर उसी तरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हर एक लाइन का मैं यहाँ पर आपको मतलब समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या होता है कि वस्तुओं का जो डिज़ाइन करते समय पुराने जो डिज़ाइन होते हैं उसको विज्ञान तथा तकनीकी के प्रयोग और उसके ज्ञान की सहायता से नए अवधारणों से युक्त बना लेते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स आपकी डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है, डेवलपमेंट डिज़ाइन में होता क्या है कि इस डेवलपमेंट डिज़ाइन में वस्तुओं का जो डिज़ाइन है, वस्तुओं का डिज़ाइन करते समय जो हमारे पास पुराने डिज़ाइन होते हैं उनको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको हम मॉडर्न तरीके से बना लेते हैं, नए अवधारणाओं से, यानी कि मॉडर्न तरीके से उसको हम बना लेते हैं। और इस हेतु यानी कि इस डिज़ाइन में हम नए मटेरियल, नए प्रोडक्ट, प्रक्रियाओं को भी हम पुराने डिज़ाइन में सम्मिलित कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पर मॉडिफाइड कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे हमारे पास एडेप्टिव डिज़ाइन में था कि जो हमारे पास पुरानी उपलब्ध डिज़ाइन थी उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कम ज्ञान वाला जो जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा डिज़ाइन के बारे में, उसमें उस डिज़ाइनर को यदि थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो डिज़ाइनर क्या करेगा कि उस डिज़ाइन में थोड़ा परिवर्तन करेगा और उस डिज़ाइन का यूज़ कर लेगा जो उसके काम आएगा। तो बाकी आपका बचा डेवलपमेंट डिज़ाइन। तो डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या होती है कि जो वस्तुओं की डिज़ाइन होती है, तो डिज़ाइन करते समय हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम डिज़ाइन को नया कर लेते हैं, नए अवधारणाओं से युक्त बना लेते हैं, नए प्रकार से उसको हम मॉडिफाइड कर लेते हैं। और फिर आपका है कहता है कि इस हेतु नए यानी कि जो आपकी डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है इसके लिए हम नए मटेरियल्स का भी चयन करते हैं और नए प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रियाओं को भी हम पुराने डिज़ाइन में समावेशित कर लेते हैं, यानी कि पुराने डिज़ाइन को हम वहाँ पर हटाकर नया डिज़ाइन ले आते हैं। इस पद्धति में अभिकल्पन का जो पुराना उपलब्ध जो आपका फ्रेंड्स पुराना डिज़ाइन होता है वो आपका, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसको फिर से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि इस प्रोसेस में जो आपकी फ्रेंड्स पुरानी डिज़ाइन होती है उसी से ही हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करेंगे कि उसको हम मॉडिफाइड करेंगे और नए अवधारणाओं युक्त बना लेंगे। किंतु यहाँ पर देखिए ये लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस पद्धति में यानी कि इस सिस्टम में यदि डिज़ाइन का प्रारंभ जो है पुराने डिज़ाइन से किया जाता है, किंतु जो हमारा लास्ट एंड अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो आपका मूल रूप से नए प्रकार के डिज़ाइन के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट डिज़ाइन होगी इसमें जो आपकी फ्रेंड्स पुरानी डिज़ाइन है इसको पुरानी डिज़ाइन को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको हम मॉडिफाइड करेंगे और उस मॉडिफिकेशन में हम नए मटेरियल को वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और उसके जो है प्रोडक्ट बनाने की नई प्रक्रिया को भी हम उस पुरानी डिज़ाइन में एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ये कहता है कि इस पद्धति में यदि अभिकल्पन का पुराने
यानी कि इस जो आपकी ये डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है, इसमें हम डिज़ाइन बनाने की पुरानी विधि का ही इस्तेमाल करते हैं, किंतु जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो आपकी पुरानी डिज़ाइन से काफ़ी अलग होता है। तो ये आपका डेवलपमेंट डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट आपका आता है न्यू डिज़ाइन। जैसे आपका नाम से ही क्लियर है, न्यू डिज़ाइन यानी कि नई नई डिज़ाइनों का बनना। तो न्यू डिज़ाइन में क्या है कि बिल्कुल नई डिज़ाइन तैयार की जाती हैं, इसमें पुरानी डिज़ाइनों से कोई मतलब नहीं रखता है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि न्यू डिज़ाइन, यहाँ पर इस सिस्टम में क्या है, बिल्कुल नई डिज़ाइन तैयार की जाती हैं। न्यू डिज़ाइन जो है अत्यधिक कुशल डिज़ाइनरों की, यानी कि न्यू डिज़ाइन में नए प्रकार की जो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अत्यधिक कुशल डिज़ाइनरों की आवश्यकता होती है। और ये डिज़ाइनर जो हैं प्रयत्नशील जो होने चाहिए, अनुसंधान, तकनीकी योग्यता और रचनात्मक सोच विचार की सहायता से नवीन अवधारणाओं युक्त डिज़ाइनों को तैयार करते हैं। कहने का मतलब है जो आपके फ्रेंड्स न्यू डिज़ाइन होती हैं, इनमें बिल्कुल नई नवीन तकनीक से नई डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसके लिए हमें एक स्किल्ड डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है। और ये आपके स्किल्ड डिज़ाइनर कैसे होने चाहिए, उनमें क्या है कि वो निरंतर प्रयत्नशील होने चाहिए। उनमें क्या है कि तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए, और उसमें क्या है कि सोच विचार की जो अवधारणाएं होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए। उसी के आधार पर ही नई डिज़ाइनों को हमारा नया डिज़ाइनर तैयार कर सकता है। तो ये आपके 3 टाइप्स थे डिज़ाइन के, जिसको आपने याद किया था DNA या NDA के रूप में, न्यूज़ डिज़ाइन, एडेप्टिव डिज़ाइन और डेवलपमेंट डिज़ाइन। नेक्स्ट आपका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है, नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी डिज़ाइन होती है वो आपका बहुत पुराने समय से ही स्टार्ट है। तो वो आपका फ्रेंड्स क्या है, जब से हमारी मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तब से ही हमारी डिज़ाइन की आवश्यकता है। मनुष्य को नए नए वहाँ पर क्या है, नए नए प्रकार के खोज होते रहे। जैसे सबसे पहले पहिए का खोज हुआ, उसके बाद आज यहाँ पर देख लीजिए, आज का यहाँ पर मॉडर्न ज़माना। नेक्स्ट आपका है, इसमें क्या कारण होते हैं, डिज़ाइन की क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले समस्या को पहचानना। अभिकल्पन की जो आवश्यकता होती है आपकी समस्या को पहचानने से ही शुरू होती है। उसके बाद है समस्या को हल करना। उसके बाद है पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग करना। नेक्स्ट है आपका संसाधनों का उपयोग करना, ऑप्टिमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, आपका मानकीकरण, उपयोग में सुलभता, इजी इन यूज, एस्थेटिक यानी कि उस डिज़ाइन को अच्छे प्रकार से बनाना है। ये सभी क्या है, एक डिज़ाइन की आवश्यकता होती है। इन सभी को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूं, आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले होता है आवश्यकता को पहचानना। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आवश्यकता को पहचानने से मतलब हमारा है कि हमें किस प्रकार की डिज़ाइन की आवश्यकता है, हमें किस टाइप्स की डिज़ाइन चाहिए, हमें डिज़ाइन किस शेप एंड साइज़ की चाहिए, वो आपका क्या आवश्यकता को यहाँ पर पहचानने के साथ आता है। तो ये आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड होती है, समस्याओं को पहचानना कि हमारे पास किस प्रकार की हमें जो है डिज़ाइन की आवश्यकता है, वो आपकी यहाँ पर समस्या को पहचानने के साथ आ जाती है। जैसे आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे जो जितने भी हमारे पास कारण होते हैं, जैसे चाहे आपका वो रिकॉग्नाइज ऑफ नीड हो, जैसे कि आपका जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको पहले क्या करते हैं, हम पहचानते हैं, उसी के बाद उन समस्याओं को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम होता है समस्याओं को पहचानना कि हमें किस प्रकार की डिज़ाइन की आवश्यकता है। उसके बाद हम समस्याओं को हल करने पे चलते हैं कि हम उस डिज़ाइन को किस प्रकार बना सकते हैं। वो आपकी समस्या को हल करने में आ गई, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स में आ गई। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग करना, यानी कि जो हमारे पास पहले से उपलब्ध ज्ञान है, जो हमारे पास नॉलेज है, उसका भी हम अच्छे प्रकार से यूटिलाइजेशन करें, उसका अच्छे प्रकार से वहाँ पर उपयोग करें, वो भी आपका डिज़ाइन में आता है। उसके बाद आपका आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके हम एक अच्छे से अच्छे प्रकार की हम डिज़ाइन को बना सके, वो आपका संसाधनों का प्रयोग में आती है। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं।
ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं उसकी आप पहले से क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है, तो वही आपका क्या ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत आता है कि पहले से उपलब्ध प्रतिबंधों के अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त जो हम डिज़ाइन प्राप्त कर लेते हैं, हल प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब है जब हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, इस प्रकार हमें डिज़ाइन बनानी है, तो वही क्या है आपको ऑप्टिमाइजेशन आता है। जितने भी हमारे पास प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों के अंतर्गत सर्वाधिक उपर्युक्त यदि हम हल प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके बाद आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण होता है। इसमें क्या है कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग स्थानों पर बनता है, तो उसमें क्या है कि जो आपका ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कमी आती है। जैसे जब आपका हर जो टाइप है वो किसी कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई जॉब है वो आपकी कुछ अलग तरीके से बन रही है, तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी प्रोडक्ट आपका अलग अलग बने लेकिन उसको हम यूज सभी लोग कर पाएँ, वो आपका स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है ईजी इन यूज, यानी कि कोई भी हमारी डिज़ाइन बने तो उसका हम यूज अच्छे प्रकार से कर पाएँ। एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यीकरण, जैसे आपको कि यहाँ पर आपने कभी परचेस किया होगा कुछ, तो यदि आप उसकी डिज़ाइन अच्छी है तभी उसको आप अच्छे से परचेस करते हो, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपका जो है सौंदर्यीकरण यानी कि जो आपका एस्थेटिक होता है वो आपका मेन वर्क करता है। चाहे आपका डिज़ाइन कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, यदि आपके ने उसको लुक और उसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं की है तो वो आपकी कोई काम की नहीं, तो वो आपका सौंदर्यीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। देखिए जब हमारी डिज़ाइन अच्छी होगी तो उसमें क्या उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी और वो क्या होगी कि वो ज़्यादा वहाँ पर मार्केट में जाएगी और उससे हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आपका है एग्रोनॉमिक्स। इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ लेना, इसको मैं अपने वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएगी, अभी आपके और भी टॉपिक्स क्लियर करने हैं, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन किए गए तथा न किए गए उत्पाद की तुलना। ये आपका पूछा जाता है कि डिज़ाइन किए गए डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड अनडिज़ाइंड वर्क क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका डिज़ाइन किया गया देख लेते हैं। तो डिज़ाइन किया गया जो प्रोडक्ट होता है वो अत्यधिक मजबूत होता है और टिकाऊ होता है, और वहीं पर बात करें जो आपका अनडिज़ाइंड वर्क होता है वो आपका क्या है मजबूत भी नहीं होता है, टिकाऊ भी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक है डिज़ाइन किया गया जो प्रोडक्ट है वो मानकों के अनुरूप होगा, यानी कि जो हमारा जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो क्या होगा कि वो ऑप्टिमाइजेशन के अनुकूल ही होगा कि हमें किस प्रकार डिज़ाइन बनाना है, क्या करना है, हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। और अनडिज़ाइन वर्क में क्या है कि हमें जैसे ही बनाया, जिस प्रकार भी बनाया, हम उसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बना दें। थर्ड स्टेप है यहाँ पर है कि डिज़ाइन किया गया जो प्रोडक्ट है वो देखने में अच्छे भी होते हैं तथा मार्केट में उनकी जो है खपत भी अच्छी होती है, कंजप्शन भी होता है, मार्केट में उनकी डिमांड भी होती है। और वहीं पर बात करें आपका अनडिज़ाइंड वर्क की, तो अनडिज़ाइंड वर्क जो किए जाते हैं उसमें क्या है मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो वो आपका अनडिज़ाइंड वर्क में आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट का चालन, नियंत्रण, संयोजन तथा संस्थापन सरल रहता है। इसको आप सरल कर लेना। तो जो फ्रेंड्स आपका डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट होता है उसको चलाने में, उसको कंट्रोल करने में, उसको असेंबल करने में वहाँ पर सरलता होती है, तो वो आपका डिज़ाइन वर्क में आ गया। अब अनडिज़ाइंड वर्क में क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए कोई भी पार्ट लगाना है वो उसी शेप एंड साइज़ का नहीं रहेगा, वो बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, तो वो क्या है अनडिज़ाइंड वर्क में आ जाता है, उसका किसी भी प्रकार का यूजेस नहीं रह जाता है। तो जो यहाँ पर कहा गया कि जो डिज़ाइन किया गया वर्क होगा वो ही यहाँ पर उसको चलाने में, उसको कंट्रोल करने में, उसको असेंबल करने में वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट में सुरक्षा आदि का भी ध्यान रखा जाता है। जो हमारे डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट होते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और अनडिज़ाइन वर्क में क्या है कि वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखा जाता है, जिससे हमें डेंजरस भी
जो हमारे लिए फ्रेंड्स इसको हम हार्मफुल कहें तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो हमारा अनडिज़ाइन किया गया जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस थे। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन प्रोसीड्यूर क्या होता है। मशीन अंगों के अभिकल्पन में जो सामान्य विचार कौन कौन से रखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी आपका पूछा जाता है। डिज़ाइन प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो मशीन या उसके किसी भी अंग का डिज़ाइन करते समय अनेक प्रकार के उसके कार्य को, उसके लक्षणों पर विचार करना होता है। यानी कि देखिए, जब हम किसी भी मशीन को बनाते हैं तो उसके हर एक अंग को किस प्रकार डिज़ाइन करेंगे, वो किस प्रकार वर्क करेगा, उसके लक्षण कैसे होंगे, उन सभी के बारे में पहले से ही वहाँ पर सोच विचार लिया जाता है। उसके बाद ही वहाँ पर डिज़ाइन को बनाई जाती है, क्योंकि जो आपके डिज़ाइन है वो अवयव या संपूर्ण डिज़ाइन को प्रभावित कर सकती है। जैसे आपने वहाँ पर मान लीजिए आपने डिज़ाइन बनाने में आपने प्रोडक्ट ही सही सेलेक्ट नहीं किया, आपने डिज़ाइन बना दिया और वो आपका फ्रेंड्स जो आपने मटेरियल सेट किया वो आपका ख़राब निकल गया, तो आपका वहाँ पर पूरा डिज़ाइन को वहाँ पर प्रभावित कर सकता है। तो मशीन या उसके किसी भी अंग का डिज़ाइन करते समय उसके कार्य के, उसके वर्किंग फंक्शन में, उसके लक्षणों पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो डिज़ाइन होती है वो अवयव या संपूर्ण डिज़ाइन को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इसके डिज़ाइन प्रोड्यूसर होते हैं, आपको यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है अंग का प्रकार, यानी कि हमें किस प्रकार के मशीन में किस प्रकार के पार्ट्स की आवश्यकता है उस पर विचार किया जाता है। उसके बाद जो हमारा पार्ट है उस पर लगने वाले बल और जो उस पर लगने वाले लोड हैं उस पर वहाँ पर विचार किया जाता है कि इस पर हम मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हैं, कितना वहाँ पर इस पर हम भार लगा सकते हैं, उसके पर हम वहाँ पर उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद है उसके कारण उत्पन्न प्रतिबल, यानी कि जब हम किसी भी पार्ट्स में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर उसमें कितना प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी वहाँ पर डिज़ाइन प्रक्रिया में हमें जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका है अंग की गति अथवा मशीन की शुद्ध गति। तो फ्रेंड्स आपकी जो है मशीन किस प्रकार गति करेगी, कितनी गति करेगी, जो गति करेगी वो आपकी एक्यूरेट होगी या नहीं होगी, तो इस पर भी विचार किया जाता है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, हम किस प्रकार के मटेरियल को सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वहाँ पर भी उस पर विचार किया जाता है। अंग के यानी कि शेप एंड साइज पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार या कितने शेप एंड साइज का हम कोई भी एलिमेंट बना रहे हैं, कोई भी किसी भी मशीन का पार्ट्स बना रहे हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है। नेक्स्ट आपका है घर्षण प्रतिरोधी, यानी कि उसमें कितना घर्षण उत्पन्न होगा, उसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, उस पर भी इन सभी चीज़ों पर उस पर विचार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। सुरक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं, फैक्टर सेफ्टी कितनी रखी जाती है, आधुनिकता एवं सुंदरता, उसको हम कितने प्रकार से उसका हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसमें हम कितने प्रकार से नई नई डिज़ाइन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिज़ाइन प्रोड्यूसर में क्या है फ्रेंड्स ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो सेशन जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो भी समझ में आई होगी। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी अपने तैयारी करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।